हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो में। फ्रेंड्स, हमने क्लास 12 की अकाउंटेंसी स्टार्ट की है, जिसमें हमने अभी तक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कंप्लीट कर लिया है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कंप्लीट कर लिया है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंप्लीट कर लिया है, इवन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स जो बड़ा लेंथी चैप्टर था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अगर हम बात करें रिटायरमेंट की, तो रिटायरमेंट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, रिटायरमेंट की वजह से क्या क्या इंपैक्ट आएंगे, जब पार्टनर रिटायर होगा तो उसके हिस्से को कौन खरीदेगा, किसको दिया जाएगा, वो हम सब पढ़ने वाले हैं। बट मैं थोड़ा सा एक कंपैरिजन करूं अगर एडमिशन और रिटायरमेंट में, तो आपको थोड़ा सा कंपैरिजन के बाद समझ में आएगा कि हम किस तरह से कह रहे हैं कि जो रिटायरमेंट का चैप्टर है वो आपका कम से कम समय लेने वाला है। इवन अगर बात करें एडमिशन में जितना टाइम लगा है उससे भी कम समय लेने वाला है हमारा रिटायरमेंट, और हम जल्दी से इसकी सारी के सारी एडजस्टमेंट, सारे के सारे ट्रीटमेंट समझ लेंगे। बात करें रेशो की कैलकुलेशन की, तो वहां हमने 7 तरह की रेशो कैलकुलेट करनी सीखी थी। अगर हम बात करें इस चैप्टर की रिटायरमेंट की, तो आपको इसके अंदर सिर्फ 2 रेशो पढ़नी है। सिंपल से रेशो, बहुत ईजी रेशो, आपको 2 ही तरह की रेशो पढ़नी है। बात करें अगर हम यानी गुडविल के ट्रीटमेंट की, तो वहां पर हमने 5 तरह के ट्रीटमेंट पढ़े थे, प्लस हमने 3 नोट्स पढ़े थे कि जहां पर वो कैपिटल लेके आएगा, जहां पर वो पुरानी गुडविल बांटेगा, और जहां पर वो जो नई गुडविल है उसे विड्रॉ करेंगे। इट मीन टोटल कहें तो 5 + 3 टोटल 8 केस पढ़े, जिसमें एक केस कैपिटल से रिलेटेड था। अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर हमारे गुडविल के अब 5 और 2 7 केस हमने एडमिशन में पढ़े। यहां पर आपको सिर्फ 2 केस पढ़ने हैं कि जब एक गुडविल विड्रॉ करेगा वो, और दूसरा जब एग्जिस्टिंग गुडविल होगी तो उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। जहां एडमिशन में आपको 7 केस पढ़ने पड़े थे, यहां पर आपको सिर्फ 2 केस पढ़ने, 2 केस करके आपका कंप्लीट हो जाएगा। बात करें अगर हम अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की, लॉसेस की, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, जैसा हमने एडमिशन में सीखा एग्जैक्ट सेम आपका रिटायरमेंट में भी होगा। सारा ट्रीटमेंट सेम होगा इन रिटायरमेंट। इवन हमने चेंज इन पीएसआर में भी कुछ चीजें पढ़ी थी, तो वो भी हमारा यहां पर रिटायरमेंट में सेम यूज किया जाएगा। बात करें रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी की, जैसा हमने वहां पर पढ़ा एडमिशन में, एग्जैक्ट सेम आपको रिटायरमेंट में भी पढ़ना है, कुछ भी अलग नहीं है। सिर्फ अलग होगा तो क्या, वहां पर पार्टनर आ रहा था, यहां पर पार्टनर जा रहा है। वहां पर पार्टनर जब आ रहा था तो वो कैपिटल लेके आ रहा था, गुडविल लेके आ रहा था। यहां पर जब पार्टनर जाएगा तो वो अपनी पूंजी लेके जाएगा, जो उसने पूरे सालों में कमाया है वो लेके जाएगा, और जो गुडविल फर्म ने कमाई है उसको वैल्यू करके जितना उसका हिस्सा बनेगा वो हमें उसे पे करना पड़ेगा। बस इतना सा ही फर्क है, इससे ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं है। तो बात करें हम रिवैल्यूएशन, जो सेम था हमारा एडमिशन में, सेम है रिटायरमेंट में, हमें उसे अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात करें अकोमोडेटेड प्रॉफिट्स की एंड लॉसेस की, जो हमने एडमिशन में पढ़ा था, सेम हम यहां पर पढ़ेंगे रिटायरमेंट में। हम गो थ्रू करेंगे बहुत आसान तरीके से, बहुत कम टाइम में, हम पूरा डिटेल में नहीं समझेंगे, हम सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे बस। बात करते हैं हम यानी रेशो की, तो वहां पर हमने जहां 7 रेशो पढ़ी थी, यहां पर सिर्फ 2 रेशो पढ़ेंगे। सब एक एक करके स्टार्ट करेंगे क्या क्या इंपैक्ट आएगा। तो जब जब पार्टनर रिटायर होगा तो सबसे पहले क्या इंपैक्ट आएगा, सबसे पहले जो इंपैक्ट आएगा आपका रेशो पे आएगा, इंपैक्ट आएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे, दूसरा इंपैक्ट आएगा गुडविल पे, तीसरा इंपैक्ट आएगा जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स एंड अकोमोडेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स दिए या लॉसेस दिए या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिए उस पर आएगा, और लास्ट अलावा जो बचेगा हमारा वो कैपिटल पर इंपैक्ट आएगा, एंड रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी पे इंपैक्ट आएगा। हम उसको समझते हैं एक एक करके। बात करते हैं हम रेशो की, तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, सो रिटायरमेंट का थोड़ा सा पहले बेसिक समझ लेते हैं क्या है। रिटायरमेंट का मीनिंग हुआ पार्टनर का फर्म से जाना। अब पार्टनर कैसे फर्म से जाता है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। जनरली रिटायरमेंट की एक डेट फिक्स होती है। अगर हम बात करें कि पार्टनर की अगर एक सुपरएन्युएशन की एज आ गई है, तो एज के कारण पार्टनर को रिटायर किया जाता है। दूसरा कारण हो सकता है कि पार्टनर इनकैपेबल हो, तो पार्टनर यानी खुद रिटायर होना चाहता है या फर्म चाहती है कि उसे रिटायर कर दिया जाए। इट मींस पार्टनर एट विल, अपनी मर्जी से भी रिटायर हो सकता है, और एक टाइम के बाद तो रिटायर होना बनता ही है जब एक सुपरएन्युएशन वाली एज आ जाती है। तो हम यहां पर कह रहे हैं कि अगर पार्टनर रिटायर होता है तो रिटायर होने से क्या होगा, इट मींस रिटायर जैसे ही पार्टनर होगा तो जो उनका पुराना एग्रीमेंट था, जो भी पुराने पार्टनर थे उनका जो पुराना एग्रीमेंट था वो अब खत्म हो जाएगा आज, और जब वो एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा तो अब नया एग्रीमेंट बनेगा जो भी कंटिन्यू पार्टनर बचे होंगे।
तो हम कह रहे हैं कि जो पुराना एग्रीमेंट खत्म होते ही उनका सारे के सारे जो भी उन्होंने एग्रीमेंट किया था वो सारे खत्म हो जाएंगे, पुरानी सारी भी अभी कोई भी चीज यहां पर लागू नहीं होगी। जो भी होगी अब क्या होगी, नए पार्टनर के लिए होगी जो कंटिन्यू करेंगे पार्टनर। तो सबसे पहले जो होगा हमारा इंपैक्ट, वो हमारा एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। जो हमने एग्रीमेंट बनाया था वो आज इंपैक्ट में नहीं रहेगा, इफेक्ट में नहीं रहेगा। तो हम कह रहे हैं रिटायरमेंट का मीनिंग क्या है, अगेन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, क्योंकि यहां पर भी एग्रीमेंट बदल रहा है। तो कह रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर मींस रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म अंडर व्हिच ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड न्यू पार्टनरशिप और एग्रीमेंट अमंग रिमेनिंग पार्टनर्स वो हमारा इफेक्ट में आ जाएगा। और जब इफेक्ट में आएगा तो पार्टनर क्या होगा, पार्टनर रिटायर हो सकता है फर्म से कैसे, इफ देयर इज एन एग्रीमेंट, अगर हमने एग्रीमेंट कर रखा है तो उसके हिसाब से रिटायर हो सकता है। इफ ऑल पार्टनर्स एग्री टू रिटायर अ पार्टनर, अगर एक पार्टनर, सारे पार्टनर चाहते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर पार्टनर को रिटायर कर दिया जाए, उसकी या तो काम करने लायक नहीं है या फिर उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि उसकी मेंटल कैपेसिटी सही नहीं, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, रिटायर कर सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। इस तरह कहते हैं कि पार्टनर अपनी इच्छा से भी नोटिस देके रिटायर हो सकता है। और जनरली पार्टनर जो होता है रिटायर अपनी इच्छा से होता है, और या फिर पार्टनर एट एक एज के बाद सुपरनेट हो जाता है। पार्टनर्स के राइट्स क्या होंगे, राइट्स ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, कि उसे गुडविल में हिस्सा मिलेगा पहला, और जो उसने आज तक कमाया है, चाहे प्रॉफिट्स की बात करें, चाहे वो रिजर्व्स की बात करें, चाहे वो कैपिटल की बात करें, वो सारा का सारा पैसा उसे वापस दिया जाएगा। तो ये उसके राइट्स हैं। अगर हम ड्यूटीज की बात करें तो ड्यूटीज क्या होंगी पार्टनर्स की, रिटायरिंग पार्टनर की लायबिलिटी ये है कि जो पार्टनर है वो रिटायरमेंट से पहले क्या क्या एक्ट करेगा और रिटायरमेंट के बाद क्या क्या एक्ट करेगा। अगर हम बात करें रिटायरमेंट से पहले की, तो जितनी भी रिमेनिंग लायबिलिटी है, रिटायरिंग पार्टनर्स रिमेन्स लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म, जितनी भी लायबिलिटी है पार्टनरशिप फर्म की, उसके लिए सारा जिम्मेदार होगा जब तक वो पार्टनर था। कब तक, डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। अच्छा, रिटायरिंग पार्टनर में डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन हिमसेल्फ इफ थर्ड पार्टी एंड द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। इट मींस मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पर क्या है कि रिटायरिंग जो पार्टनर होगा वो लायबल होगा, सारे के सारे एक्ट्स के लिए लायबल होगा। कब तक लायबल होगा, टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। इट मींस रिटायरमेंट तक जितनी भी जिम्मेदारी होंगी, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, जितनी भी लायबिलिटी होंगी, जितनी भी उसकी देनदारी होगी, उसके लिए सारा लायबल होगा। क्या पार्टनर रिटायरमेंट के बाद भी लायबल रहेगा? यस, पार्टनर जो है रिटायरमेंट के बाद भी लायबल रहेगा। तो क्या करना होगा पार्टनर को, पार्टनर को रिटायर होने के बाद एक पब्लिक नोटिस जारी करना है। इट मींस एक एडवर्टीजमेंट देनी होगी कि मैं अब इस फर्म से रिटायर हो चुका हूं, अब इससे जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे, इसके साथ जो भी एग्रीमेंट किए जाएंगे, उसके लिए मैं लायबल नहीं रहूंगा। तब जाके पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती है। बट अगर वो नोटिस नहीं देता है, एडवर्टीजमेंट नहीं देता है, तो वो लायबल बना रहेगा। कब तक बना रहेगा, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक क्या होगा, वो लायबल बना रहेगा, अगर उसने कोई एडवर्टीजमेंट पब्लिश नहीं की है तो यहां पर कह रहा है कि रिटायरिंग पार्टनर ऑल्सो कंटिन्यू टू बी लायबल to third parties for the acts of the firm even after his retirement until a public notice of his retirement is given। जब तक वो अपना ये नोटिस ना दे दे कि मैं रिटायर होने हो गया हूं इस फर्म से, अब इससे जो भी एग्रीमेंट किए जाएंगे, इससे जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, तब तक वो लायबल बना रहेगा। क्लियर है बात। तो ये हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा कि रिटायरमेंट कैसे होगी और रिटायरमेंट के बाद पार्टनर्स के राइट्स क्या होंगे, उसकी लायबिलिटीज क्या होंगी। अब हम बात करें इंपैक्ट की, तो इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो इंपैक्ट आएगा रिटायरमेंट होने के बाद वो आएगा रेशो पे। तो हम सबसे पहला इंपैक्ट देखते हैं कि रेशो, तो कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। अब आप सोचिए रेशो पर क्या इंपैक्ट आएगा, रेशो पर क्यों इंपैक्ट आएगा। पहली बात हम कह रहे हैं ए बी और सी तीन पार्टनर थे, मान लेते हैं इन्होंने यानी 1000 रुपए कमाए, तो 400 रुपए ए को मिले, 400 रुपए बी को मिले और 200 रुपए सी को मिले। ये थी उनकी ओल्ड सिचुएशन। ठीक है, मान लेते हैं बी रिटायर हो गया। जब बी रिटायर हो गया तो अब क्या होगा, अब जो 1000 रुपए कमाएंगे अब वो कौन बांटेगा, ए और बी। लेट्स सपोज ए और सी की जब रेशो हो गई वो इक्वल हो गई, तो 500 ए को मिलेंगे और 500 सी को मिलेंगे। इट मींस बी के जाने के बाद, बी के जाने के बाद क्या हुआ, ए को 100 रुपए का फायदा हुआ और बी को 300 रुपए का फायदा हुआ। सॉरी, सी को 300 रुपए का फायदा हुआ, ए को 100 रुपए का फायदा हुआ कि जो बी का हिस्सा था उसे ए और सी को दे दिया गया। इसीलिए हम ए और सी को क्या कह रहे हैं, गेनिंग पार्टनर। क्या कह रहे हैं, गेनिंग पार्टनर। और जो बी है वो कौन है, वो है रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है जी।
तो होगा क्या, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसकी जेब से पैसा निकालकर किसको देना पड़ेगा, जो पार्टनर रिटायर हो रहा होगा। किस रेशो में देंगे, जो जितना गेन करेगा उस रेशो में उन्हें रिटायरिंग पार्टनर को हिस्सा देना होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रेशो की। तो यहां पर दो तरह की रेशो होंगी। पहली रेशो कि जो भी गेनिंग पार्टनर है, जो भी गेनिंग पार्टनर है और जो रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा खरीदना चाह रहा है, अगर क्वेश्चन में रेशो दी हुई है स्पेसिफिक, पहला केस ये है कि नहीं दी हुई है और दूसरा केस है कि वो दी हुई है, इट मींस जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा जो रिमेनिंग पार्टनर है वो खरीदना चाहते हैं एक पर्टिकुलर रेशो में, या तो पर्टिकुलर रेशो दी होगी या फिर नहीं दी होगी। एग्जांपल के साथ समझते हैं कि दोनों एग्जांपल हम किस तरह से देखेंगे इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। When new PSR of the remaining or containing partner is not given, new ratio दे ही नहीं रखी किस रेशो में वो खरीदेंगे, तो क्या लिखा हुआ है, A, B and C partners हैं sharing profits and loss in the ratio 5:4:1. Partner B retired from the firm, find the new profit sharing ratio and gaining ratio. वो कह रहा है A, B और C तीन पार्टनर हैं, उनकी जो ओल्ड रेशो दे रखी है वो दे रखी है 5, 4 and 1. इट मींस 5/10, 4/10 एंड 1/10। ठीक है जी, ये रेशो दी हुई है। अब कौन रिटायर हो गया, बी रिटायर हो गया। अगर बी रिटायर हो गया तो बी का जो 4/10 का हिस्सा है, बी का जो 4/10 का हिस्सा है, अगर मैं कहूं ए, बी और सी की 5:4:1 था, बी का हिस्सा कौन ले जाएगा, ए और सी। किस रेशो में ले जाएंगे, जो उनकी बची हुई रेशो है, दैट इज 5:1 के रेशो में, दैट इज 5:1 के रेशो में। हम ये भी कह सकते हैं कि 5:1 जो बची हुई रेशो है यही हमारी गेनिंग रेशो है और यही हमारी न्यू रेशो है। इन शॉर्ट डायरेक्टली हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो बी चला गया, अगर बी चला गया तो बी के बाद कौन बचा, ए और सी बचा है, तो ए और सी का जो हिस्सा है 5:1 वही उनकी गेनिंग रेशियो है और वही उनकी न्यू रेशियो है। बट इसे कंप्यूट कैसे करेंगे वो समझते हैं। हमने कहा जो बी का शेयर है, तो बी का जो शेयर है वो कितना है, 4/10। इसको कौन ले जाएगा, इसे ए ले जाएगा और सी ले जाएगा, ए ले जाएगा 5/6 और ये ले जाएगा 1/6। किस रेशो में, 5:1 के रेशो में। तो जरा बताओ भाई ए कितना गेन करेगा, 4/10 इंटू में 5/6 दैट इज 20/60। इसी तरह सी कितना गेन करेगा, अगर हम सी के गेन की बात करें 4/10 इंटू में 1/6 दैट इज 4/60। अब देखते हैं ए का अब नया शेयर क्या होगा। ए का पहले शेयर था 5/10 और अभी मिल रहा है उसे 20/60। उसने क्या किया, गेन किया। टोटल एलसीएम 60 हो गया, 30 + 20 इक्वल टू हो गया 50/60। अगर हम सी के नए शेयर की बात करें तो इसका शेयर था 1/10 + 4/60 दैट इज 60 हुआ, तो 6 + 4 दैट इज 10/60। अगर हम इनकी न्यू रेशियो की बात करें तो 50:10 और इसी को हम क्या नाम दे सकते हैं, 5:1। क्लियर है बात करें गेनिंग रेशियो की, तो इसने इतना गेन किया और इसने इतना गेन किया है, तो ए और सी का जो गेनिंग शेयर है वो कितना है, 20/60 एंड 4/60 दैट इज 20:4 और इसे हम और लैंग्वेज में कह सकते हैं कि 5:1। तो देखो आंसर वही आया। इसे हम दूसरे तरीके से और कैसे समझ सकते थे, हम इसे दूसरे तरीके से और समझ सकते थे कि हम किस प्रकार गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो गेनिंग रेशियो का याद होगा अगर आपको फॉर्मूला, हमने क्या पढ़ा था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो अगर पॉजिटिव आती थी तो क्या करता था, सेक्रीफाइस, और नेगेटिव आए तो क्या करता था, गेन। तो क्या हम गेनिंग रेशियो को यह भी कह सकते हैं कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो अगर हम बात करें ए का, तो ए का कितना गेन हुआ या ए का गेनिंग रेशियो क्या होगी, ए की जो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो क्या निकली है 5/6 और ए की ओल्ड रेशियो है 5/10। अगर हम इसका 60 एलसीएम लें तो यह आ गया 20/60। और अगर हम सी के गेन की बात करें 1/6 माइनस 1/10 4/60 दैट इज 20:4 और इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं, 5:1। तो इस प्रकार आप न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो निकालेंगे इन केस ऑफ रिटायरमेंट। तो दिस इज योर केस नंबर 1। क्या आपको ओल्ड रेशियो दे रखी है और कहा है आपको क्या निकालना है, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालनी है। दिस इज योर केस नंबर 1। केस नंबर 2 देखते हैं रेशियो का। व्हेन रिमेनिंग और कॉन्टेनिंग पार्टनर टेक्स प्रॉफिट
शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इन एन अग्रीड रेशो, यहां पर रेशो दी होगी कि किस रेशो में जो है रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर खरीद रहे हैं। लिखा हुआ है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। पार्टनर बी रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड हिज शेयर was acquired by remaining partner in the ratio of 3:2। find the new ratio। अब आप समझना, कह रहा ए बी और सी, इनकी जो ओल्ड रेशो दे रखी है वो दे रखी है 5:4:1, दैट इज 5/10, 4/10 एंड 1/10। बी रिटायर हो गया, बी का जो हिस्सा है वो अब ए और सी लेके जाएंगे किस रेशो में, 3:2। जब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था तो हमने कहा जो बची हुई रेशियो है 5:1 उस रेशियो में ले जाएंगे, बट यहां पर स्पेसिफाई किया हुआ है कि बी का हिस्सा ए और सी लेके जाएंगे 3:2 के रेशियो में, दैट इज 3/5 एंड 2/5। तो जरा देखते हैं कि ए कितना गेन करेगा। ए जो है 4/10 का कितना, 3/5, दैट इज 12/50। इसी तरह अगर हम बात करें सी कितना गेन करेगा, 4/10 इंटू में 2/5, दैट इज 8/50। ये उनका हो गया गेन कि ए इतना गेन करेगा और सी इतना गेन करेगा। तो अगर हम ए का नया शेयर देखें तो ए का नया शेयर क्या होगा, ए को पहले मिलता था 5/10 और 12/50 उसने गेन किया है, दैट इज 50 एलसीएम हो गया 25 प्लस 12, दैट इज 37/50। सी कितना गेन करेगा, या सी का नया शेयर क्या होगा, सी का नया शेयर जो होगा वो क्या होगा, सी को मिलता था पहले 1/10 और प्लस 8/50 उसने गेन किया, 50 एलसीएम हो गया 5 प्लस 8 दैट इज 13/50। तो जो न्यू रेशियो हो गई ए और सी की वो हो गई 37:13। और गेनिंग रेशियो वही न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे तो गेनिंग रेशियो निकलेगा। वैसे गेनिंग का शेयर ये है क्या, 12:8, या इसे हम ये कह सकते हैं 3:2। ठीक है, इट मींस यही रेशियो हमारी गेनिंग रेशियो होगी। बट फिर भी निकाल लेते हैं ए का जो ए कितना गेनिंग रेशियो होगी, ए का न्यू रेशियो है 37/50 और ओल्ड रेशियो है उसकी 5/10 इज इक्वल टू 50 एलसीएम हो गया 37 माइनस 25 दैट इज 12/50। और सी कितना गेन करेगा, सी का गेनिंग रेशियो क्या होगा, नया रेशियो है 13/50 और ओल्ड रेशियो है 1/10 दैट इज 50, 13 माइनस 5 दैट इज 8/50। तो रेशियो क्या आ गई 12:8 और इसी को हम क्या कह सकते हैं 3:2। ठीक है जी। तो हम नोट क्या लिखेंगे, नोट लिखेंगे हम पहले केस में कि जो हमारी रिटायरमेंट होने के बाद जो रिमेनिंग रेशियो होगी, रिमेनिंग रेशियो आफ्टर रिटायरमेंट, उसी को हम क्या कहेंगे, न्यू रेशियो भी वही होगी और गेनिंग रेशियो भी वही होगी। दिस इज योर नोट नंबर 1 इन केस नंबर 1। नोट नंबर 2 में क्या होगा, नोट नंबर 2 में होगा कि जो स्पेसिफाइड रेशियो है, जो स्पेसिफाइड रेशियो दी हुई है उसी को हम क्या मान लेंगे, गेनिंग रेशियो मान लेंगे। बस यही हमारे दो केस हैं रेशियो के इन केस ऑफ रिटायरमेंट, और इसी दो केस पर आपके पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है रेशियो से बेस्ड, और बाकी इसका आगे इस्तेमाल होना है वो तो अलग है। इसी प्रकार से आपके पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन थ्योरेटिकली क्या आ सकता है कि आपको यह बताना है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो में क्या डिफरेंस है। ठीक, पढ़ते हैं। कह रहा है सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में क्या डिफरेंस है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करें या गेनिंग रेशियो की बात करें, याद होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या है कि आपका ओल्ड हिस्सा पहले ज्यादा था आज कम है, उसे हम सैक्रिफाइसिंग कह रहे हैं। और अगर आपका पुराना हिस्सा कम और नया हिस्सा ज्यादा है, इट मींस आप गेन कर रहे हैं। तो हम सिंपल सा कह सकते हैं कि सैक्रिफाइसिंग शेयर क्या होगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। इट मींस यहां पर ओल्ड शेयर आपका ज्यादा होगा और न्यू शेयर आपका कम होगा। बट अगर हम वही रिटायर गेनिंग रेशियो की बात करें तो गेनिंग रेशियो क्या होगी, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। दैट मींस आपका न्यू रेशियो ज्यादा होगी ओल्ड रेशियो से, पहली चीज। दूसरी चीज पढ़ते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, गेनिंग रेशियो का क्या मीनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या मीनिंग है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मीनिंग यह है कि जब भी कोई पार्टनर फर्म में आएगा या जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा
तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपना हिस्सा किसको देंगे, जो भी पार्टनर आएगा या रेशियो में बदलाव होगा। तो जब कोई व्यक्ति या कोई पार्टनर अपना हिस्सा किसी और पार्टनर को सेक्रीफाइस कर रहा है, अपने हिस्से में से किसी पार्टनर को दे रहा है, उसे नाम दे रहे हैं हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का क्या मीनिंग हुआ कि जब कोई पार्टनर फर्म से जा रहा है तो उसका हिस्सा या तो एग्जिस्टिंग पार्टनर खरीद रहे हैं या रेशियो में इस प्रकार बदलाव हो रहा है, इस प्रकार रेशियो में चेंज हो रहा है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर को एक्स्ट्रा हिस्सा मिल रहा है, उसे फायदा मिल रहा है, उसे नाम दे रहे हैं हम गेनिंग रेशियो का। क्या लिखा हुआ है, इट इज द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स हैव सैक्रिफाइस देयर प्रॉफिट शेयर इन फेवर ऑफ द न्यू और इनकमिंग पार्टनर। और अगर हम गेनिंग रेशियो की बात करें, इट इज द रेशियो इन विच रिटायरिंग पार्टनर टेक द आउटगोइंग और रिटायरिंग और डिजीज पार्टनर शेयर। इट मीन जो पार्टनर जा रहा है उसका हिस्सा जो है रिमेनिंग पार्टनर या गेनिंग पार्टनर अक्वायर कर लेते हैं। बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ऑब्जेक्टिव यह है कि जो व्यक्ति अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, एडमिशन के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ एडमिशन नए पार्टनर के लिए जो अपना हिस्सा क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, ये रेशियो में चेंज होने की वजह से किसी पार्टनर को अगर एक्स्ट्रा शेयर मिल रहा है, किसी पार्टनर की जेब से निकल रहा है, तो सिर्फ रेशियो में बदलाव आने की वजह से किसी की मेहनत पर नुकसान ना हो। एज ऑन डेट जो उन्होंने कमाया था, जो उन्होंने मेहनत की थी, उसमें कोई बदलाव ना आया, इसलिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ती है, या इसी लिए हमें गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ती है। तो क्या कह रहा है, इट इज कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेड बाय द इनकमिंग पार्टनर टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन किस रूप में, प्रीमियम एज अ गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इसी केस में क्या होगा, जब कोई पार्टनर जा रहा होगा, तो उसका हिस्सा कौन खरीद रहा होगा, जो गेन कर रहा होगा, अगर उसका हिस्सा खरीद रहा है उतना हिस्सा उसे गुडविल का उसे देना पड़ेगा। इट इज कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी पेड बाय ईच ऑफ द गेनिंग पार्टनर टू द आउटगोइंग पार्टनर एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। बात करें कैलकुलेट करने की, तो व्हेन टू कैलकुलेट, अगर हम बात करें सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, तो जनरली हम एडमिशन के टाइम पे क्या करते हैं, इसे कैलकुलेट करते हैं, और गेनिंग रेशियो को हम यानी डेथ के टाइम पे करते हैं, या फिर हम बात करते हैं कि रिटायरमेंट के टाइम पे कर सकते हैं। इवन दोनों चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में भी कैलकुलेट की जाती हैं, जो कि हम ऑलरेडी चेंज इन पीएसआर में पढ़ चुके हैं। तो कह रहा है इट इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, और बाकी चेंज इन पीएसआर में तो इसे हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो आपका 3 मार्क्स से एक क्वेश्चन आ सकता है, आपको इसमें 3 या 4 पॉइंट लिख देने, आपके 3 मार्क्स इजीली आ जाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। हमने कहा सबसे पहले रिटायरमेंट के टाइम पे जो इंपैक्ट आएगा वो आएगा रेशियो पे, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरा जो चेंज आएगा या इंपैक्ट आएगा वो आएगा गुडविल पे, कि जब भी कोई पार्टनर फर्म से जाएगा तो मेहनत तो उसने भी की है एज ऑन डेट तक, नाम तो उसने भी बनाया एज ऑन डेट तक, तो उसको उसमें हिस्सा चाहिए। अब उसे हिस्सा चाहिए, उसमें हिस्सा कोई ना कोई व्यक्ति तो उसका फायदा लेगा ना। गुडविल तो आज ही नहीं है, बिजनेस थोड़ा ना बंद हो रहा है, बिजनेस तो चलता जा रहा है, बिजनेस तो कंटिन्यू है। और गुडविल हमने पढ़ा था कि बिजनेस की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, बिजनेस से गुडविल कुछ अलग नहीं है, ना ही ये दिखती है, इंटेंजिबल इन नेचर की है। इट मीन बिजनेस है तो गुडविल है, और बिजनेस नहीं है तो गुडविल नहीं है। बट अगर पार्टनर जा रहा है, वो कह रहा है भाई मैंने आज तक मेहनत की है, जो मैंने एफर्ट्स किए हैं, जो नाम बनाया है गुडविल की, आज जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट अच्छा मार्केट में बिक रहा है, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। तो एज ऑन डेट आपको क्या करना होगा, गुडविल की वैल्यूएशन करनी होगी, और जब गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी उसमें देखा जाएगा कि उसका कितना हिस्सा बनता है, वो हिस्सा उसे देना होगा। पर किसकी जेब से देना होगा, जो पार्टनर गेन कर रहा होगा। तो क्या होगा, गेनिंग पार्टनर की जेब से निकाल के उतना हिस्सा जितना भी उसका गुडविल का हिस्सा बनता है, और किसकी जेब में डाल देना है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। क्लियर है बात। तो हमारे यहां पर गुडविल के सिर्फ 2 ट्रीटमेंट होंगे। पहला ट्रीटमेंट कि अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है, पुरानी गुडविल है, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पुरानी गुडविल को आपको ओल्ड पार्टनर में उनकी ओल्ड रेशियो में बांट देनी है। एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में दी हुई है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट की हम डेबिट साइड में लिख देंगे टू गुडविल, और उसे बांट देंगे। तो एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब दूसरा, जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो रिटायरमेंट के टाइम पर उसका जितना हिस्सा बनता है उसे देना पड़ेगा। कौन देगा, जो पार्टनर गेन कर रहा होगा। तो हम गेनिंग पार्टनर की जेब से पैसा निकाल के किसको देंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दे देंगे। सॉरी गेनिंग, हाँ, जो पार्टनर क्या कर रहा होगा, सेक्रीफाइस कर रहा होगा। इट मींस जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी जेब में पैसा डाल देंगे, किसकी जेब से निकाल के, जो पार्टनर गेन कर रहा होगा। याद कीजिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जब जब पार्टनर कोई चीज देते तो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, और जब जब चीज पार्टनर से लेते हैं तो क्या करते हैं, उसके अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो यहां पर हम जो पार्टनर गेन कर रहा होगा उसके अकाउंट से निकालेंगे, तो उसे क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट।
और किसके जेब में डालेंगे? जो पार्टनर जा रहा है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बात? तो सिर्फ दो एंट्री होनी है। एग्जिस्टिंग गुडविल कैसे बटेगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और जो भी नया पार्टनर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो हिस्सा दिया जाएगा गेनिंग पार्टनर के द्वारा, एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दैट्स इट। क्लियर है बात? पढ़ते हैं इसे क्या लिखा हुआ है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स या ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट या ओल्ड गुडविल, उसे हम कैसे बांटेंगे? उसे लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दूसरा, अगर गुडविल कह रहा है कि बुक्स में एग्जिस्ट नहीं है, दैट मींस अभी नई गुडविल है, बुक्स में पुरानी नहीं है, आज पार्टनर जा रहा है, वो कह रहा है मैंने जो मेहनत की है मुझे अपना मेहनत का हिस्सा चाहिए, उस केस में क्या एंट्री होगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समटाइम्स क्या होता है कि रिटायरमेंट होने के बाद कुछ पार्टनर गेन करते हैं लेकिन कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस भी कर देते हैं। तो जो पार्टनर गेन कर रहा होगा अगेन उसे उसमें अपना हिस्सा देना होगा। किसको? जितना वो एक्स्ट्रा गेन कर रहा है रिटायरिंग पार्टनर से, और जो पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसकी जेब में। तो एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका 10,000 रुपए हिस्सा बन रहा है, उसे 10,000 रुपए देने पड़ रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसको 5,000 का नुकसान हो रहा है। तो ये 15,000 का नुकसान जो हो रहा है ये रिटायरिंग पार्टनर को हो रहा है और ये एक एग्जिस्टिंग पार्टनर को हो रहा है। तो किसी न किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर को फायदा हो रहा होगा। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसे कितना फायदा हो रहा होगा? 15,000। तो एंट्री क्या होगी? 15,000 रुपए जिसको फायदा हो रहा है, रिटायरिंग पार्टनर को 10,000, और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसकी जेब से 5,000 और डाल दिए जाएंगे उसके अकाउंट में। तो हमारी सिर्फ दो एंट्री होंगी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं होगी। एडमिशन में हमने बहुत सारी एंट्री पढ़ी थी कि वो प्राइवेटली लेके आएगा, कैश में लेके आएगा, काइंड में लेके आएगा, आधी दूरी लेके आएगा, लेके ही नहीं आएगा, और जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसे कैसे बांटना है, नई गुडविल है तो उसे कैसे बांटना है, वो हमने बहुत सारे केसेस वहां देखे थे। बट इन केस ऑफ रिटायरमेंट ओनली 2 केसेस, एग्जिस्टिंग गुडविल कैसे बांटनी है और जो पार्टनर जा रहा है उसका हिस्सा उसे कैसे देना है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? XYG are partners sharing profits in the ratio of 2:3:5. गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स 50,000। देखो ये पुरानी गुडविल दे रखी है 50,000 रुपए की। आगे लिखा हुआ है X रिटायर्स एंड ऑन द डे ऑफ X रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड 45,000। और नई गुडविल कितनी वैल्यू हुई है? 45,000 रुपए की। X एंड Y डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, और X और Y की जो न्यू रेशियो दे रखी है वो क्या दे रखी है? इक्वली। तो हमने कहा एंट्री करने की कह रहा है वो, एंट्री कीजिए। हमने कहा सबसे पहले हमें निकालना होगा कि X कितना गेन कर रहा है या सेक्रीफाइस कर रहा है, और जेड कितना गेन कर रहा है या सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि वाई तो रिटायर हो रहा है। तो एक्स का जो नया शेयर है वो 1/2, जेड का 1/2, एक्स का जो ओल्ड शेयर है वो है 2/10 और जेड का है 5/10। कितना हो जाएगा ये? 5 - 2 दैट इज 3/10, 5 - 5 दैट इज 0। इट मीन सारा का सारा जो है ये गेन कौन कर रहा है? एक्स कर रहा है। इट मींस 100% किसको मिलेगा? एक्स को मिलेगा। तो एंट्री क्या होगी? सबसे पहले अगर हम ओल्ड गुडविल को बांटेंगे एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितनी गुडविल है? 50,000 की हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल है। इसे हमने कहा 2:3:5 के रेशियो में बांट देंगे। 10,000, 15,000 और 25,000। दूसरा, जो हमारी नई गुडविल है कितनी? 45,000 की। इसमें जो हमारा वाई है, ये फॉर्म की गुडविल है 45,000, इसमें वाई का शेयर है 3/10। अगर हम इसका 3/10 निकालेंगे तो कितना आएगा? 13,500। इस 13,500 को हम किसको? सारा का सारा एक्स को दे देंगे क्योंकि एक्स गेन कर रहा है। तो एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इट मींस एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दैट इज वाइज कैपिटल अकाउंट 13,500। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे गुडविल का। क्लियर है? आगे देखते हैं। अनदर एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है अर्जुन, भीम एंड नकुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 14:5:6। भीम रिटायर्स एंड गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर टू अर्जुन एंड रिमेनिंग शेयर टू नकुल। देखो पहली बात तो भीम रिटायर हुआ। कौन रिटायर हुआ? तो हमने कहा अर्जुन, भीम और नकुल है, इनकी जो ओल्ड रेशियो है वो है 14:5:6।
ठीक, इट मीन्स 14/25, 5/25, 6/25। प्लीज समझना, कह रहा भीम रिटायर हुआ, भीम रिटायर हुआ तो भीम का जो हिस्सा है 5/25, कहता है गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब अपने हिस्से का 1/5। ये कौन? अर्जुन को दिया। तो अर्जुन को कितना दिया कि जो उसका हिस्सा है उसका 1/5। इसका मीनिंग क्या हुआ? तो जो रिमेनिंग बचा, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? अगर 1/5 इसको दे दिया है तो बाकी हिस्से का जो बचा 4/5 तो किसको दिया उसने? नकुल को। इट मींस अर्जुन ने कितना गेन किया? 1/25, और इसने कितना गेन किया? 4/25। तो अर्जुन जो है 1/25 और ये 4/25, दैट मीन्स 1:4 उनकी होगी गेनिंग रेशो, किसकी? अर्जुन की और नकुल की। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। याद होगा आपको कि गुडविल हमने निकालने सीखी थी एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो यहां पर कह रहा है कि जो गुडविल है उसकी 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का दुगना है। और सुपर प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट कितना दिया? पिछले 3 साल का दिया हुआ है। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years 50,000, 55,000 और 60,000 रेस्पेक्टिवली। तो अगर मैं एवरेज प्रॉफिट निकालूं तो मेरा एवरेज प्रॉफिट हुआ 50,000, 55,000 प्लस 60,000 डिवाइड बाय 3, दैट इज 55,000 मेरा हो गया एवरेज प्रॉफिट। आगे लिखा हुआ है नॉर्मल प्रॉफिट जो दिया हुआ है 30,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000। ठीक है, आगे लिखा हुआ है गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स 75,000, और गुडविल पुरानी गुडविल कितनी दे रखी है? 75,000 रुपए की। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम्स रिटायरमेंट 1 लाख, और भीम की रिटायरमेंट के बाद जो प्रॉफिट हुआ है वो 1 लाख रुपए का हुआ है। चलिए जी, सबसे पहले हमने कहा इसमें निकालेंगे गुडविल। गुडविल के लिए क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। हमने कहा सुपर प्रॉफिट निकालते हैं पहले, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज 25,000। तो गुडविल कितनी होगी? 25 गुडविल होगी हमारी 25,000 इंटू में 2, दैट इज 50,000। अब जो भीम है उसका हिस्सा जो है गुडविल में वो कितना है? 50,000 इंटू में 5/25, दैट इज 10,000। ठीक है जी, अब हम एंट्री करते हैं। सबसे पहले एंट्री हमने कहा एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखी है, हमें कितनी दे रखी है? एग्जिस्टिंग गुडविल दी है 75,000, तो हमने एंट्री की ए डेबिट, बी डेबिट, एन डेबिट टू गुडविल। 75,000 की गुडविल है, इसे हमने 14:5:6 की रेशियो में बांटा, तो 42,000, 15,000 और 18,000। दूसरा, जो ये हमने 10,000 रुपए की गुडविल निकाली है नए पार्टनर की, जो पार्टनर जा रहा है उसका हिस्सा, तो हमने कहा एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू रिटायरिंग। तो गेन कौन कर रहा है? ए भी गेन कर रहा है, ए इज कैपिटल अकाउंट, एन भी गेन कर रहा है, और टू रिटायरिंग पार्टनर इन बी इज कैपिटल अकाउंट। कितना? 10,000। अर्जुन की जेब में कितना आएगा? 1, इसका 1/5, इट मींस 2,000, और इसकी जेब में कितना आएगा? 4/5, दैट इज 8,000। ये हो गया। अब आगे कह रहा है कि हुआ क्या कि जब बी रिटायर हुआ तो बी की रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जो बचा हुआ प्रॉफिट है अब उसे बांटेंगे कौन? जो पार्टनर बचे होंगे। तो उसके लिए हमें निकालनी होगी न्यू रेशो। तो हमने कहा जो अर्जुन है, ये जो नकुल है, उनका पहले ओल्ड रेशो क्या थी? ओल्ड रेशो थी उनकी 14/25 एंड 6/20, 14/25 एंड 6/25। अब उन्होंने कितना कितना गेन किया? इसने गेन किया 1/25 और इसने गेन किया 4/25। तो आज कितना हो जाएगा? 14 + 1 दैट इज 15/25, 6 + 4 दैट इज 10/25। तो रेशियो क्या हो गई? 15:10, दैट इज 3:2। तो 3:2 में बांटेंगे, तो प्रॉफिट बांटेंगे तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ए टू एन। इस 1 लाख रुपए को जब बांटेंगे इस प्रॉफिट को, तो 1 लाख को किस रेशियो में बांटेंगे? 3:2 के रेशियो में बांटेंगे, तो 60,000 और 40,000। आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 2 भी समझ में आया होगा। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। कहता है
Arman, Anoop and Sushant were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1. Sushant retires and new profit sharing ratio between Arman and Anoop is 1:2. ये न्यू रेशियो भी दे रखी है. ऑन सुशांत रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है 30,000 रुपए. कह रहा है एंट्री करनी है आपको. अब आप देखिए, हमने कहा अरमान, अनूप और सुशांत तीनों जो पार्टनर थे उनकी रेशियो थी 3:1. दैट इज 3/6, 2/6 एंड 1/6. इट्स ओल्ड रेशियो. अब न्यू रेशियो क्या दे रखी है? न्यू रेशियो कौन कौन रिटायर हुआ? सुशांत रिटायर हो गया, ये रिटायर हो गया. तो जो बची रेशियो है वो बची है उनकी रेशियो 1/2 यानी 1/3 एंड 2/3. अब देखते हैं एक क्या कर रहा है. एक अगर हम हिस्सा निकालें अरमान का तो इसका न्यू रेशियो है 1/3, ओल्ड रेशियो है 3/6 माइनस 1/6. और बात करें अनूप की तो इसका कितना है 1/2/3 माइनस 2/6. ये तो गेन कर रहा है बट ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है. एक गेन कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है. तो एंट्री वही होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट इज अनूप कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कौन है? सुशांत कैपिटल अकाउंट, और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर दैट इज अरमान कैपिटल अकाउंट. देखिए भाई 30,000 रुपए की गुडविल है, इसमें इसका हिस्सा कितना है 1/6 दैट इज 5,000. सुशांत का हिस्सा कितना होगा 30,000, सॉरी गेनिंग पार्टनर 2/6 दैट इज 10,000. इसका हिस्सा कितना है? इसका हिस्सा है सुशांत का 1/6 दैट इज 5,000. और अरमान का हिस्सा कितना होगा 30,000 इंटू में 1/6 दैट इज 5,000. तो एंट्री क्या होगी? अनूप कैपिटल 10,000, सुशांत 5,000, अरमान 5,000. तो इस तरह से हमने कहा गेनिंग टू, रिटायरिंग टू, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को भी कैसे ट्रीट किया जाएगा वो हमने देखा एग्जांपल नंबर 3 में. इस तरह से हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी खत्म कर लिया है. तो हमने रेशियो पढ़ लिया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ लिया है.